अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है कोल्ड वॉर के ताल्लुक से बताता हूँ। तो मैं रफली बताता हूँ जो भी मेरे जहन में है और धीरे धीरे। और एक बार मैं किस लिए बता रहा हूँ, वजह यह है कि कल मैं रेड माइक वाले को सुन रहा था, वो शाही साहब जो हैं वो काफ़ी अच्छी बात बोले, तो मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। आप लोग सुने होंगे तो अच्छी बात है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ जो बात कहते हैं ना, तो वो जो है देखने को मिल रहा है जियो पॉलिटिक्स में। तो समझिए कि इंटरनेशनल रिलेशन अलग चीज़ है, फॉरेन पॉलिसी अलग है। तो हम लोग जो फॉरेन पॉलिसी से ऊपर उठ करके इंटरनेशनल रिलेशन, आपसी ममालिक दुनिया में क्या है उसके बारे में ज़्यादा गौर करते हैं। तो कोल्ड वॉर का मामला यह है कि देखिए दो ताकतें जो है उभरनी शुरू हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही समझ जाइए कि रशिया जो है वो अलग हो गया था और यहाँ पर इनकलाब आने लगा था, और समझ जाइए कि यहाँ पर बादशाहत को, ज़ार रूस को ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन ये 2017 की बात, ये 1917 की बात है। यहाँ पर बगावत हो गई बादशाह के खिलाफ। उसके बाद जो है लेनिन आया, लेकिन जो है समझिए कि ये जितने भी बादशाह लोग थे वो चाह रहे थे कि यहाँ पर जो इनकलाब ना आए, कम्युनिस्टों की हुकूमत ना आए और बादशाही रहे। तो समझ जाइए कि ये लोग जो है 5 साल तक जो है आपस में लड़ते रहे, 1917 से लेकर के 1922 तक, 17 से 22 तक जो है इन लोगों की खाना जंगी हुई है और बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ है, बहुत ज़्यादा। इसके बाद जो है 1922 में समझ जाइए कि यूएसएसआर की बुनियाद पड़ गई। यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये इसमें समझिए कि 15 ममालिक आए। लेकिन क्या हुआ कि लेनिन बेचारा इतना खाना जंगी वगैरह करके, जलावतनी वगैरह बर्दाश्त करके जो है 1922 में कायम किया यूएसएसआर को, कम्युनिज्म की बुनियाद पर एक स्टेट कायम किया, और 2 साल के बाद ही 1924 में उसका इंतकाल हो गया, तो रह नहीं पाया। उसके बाद जो है उसके सक्सेसर के तौर पर लड़ाई शुरू हुई, हाँ समझिए कि सॉफ्ट लड़ाई। बिल आखिर समझ जाइए कि पूरे सियाह सफ़ेद का मालिक हो गया जोसेफ स्टालिन 1930 तक, समझ जाइए। तो 30 के बाद से जो है 1953 तक जो है समझ जाइए कि 23 साल जो है जोसेफ स्टालिन रहेगा। और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हिटलर ज़्यादा जो ख़तरनाक इंसान था, जो जोसेफ स्टालिन था, या विंस्टन चर्चिल था, या ये सब जो है खूंखार इंसान, जब बेंजामिन नेतन्याहू है, कुछ पता नहीं, लाखों लोगों को मार देते थे। तो अब मैं ये यूएसएसआर की तरफ से बता दिया, क्योंकि कोल्ड वॉर का एक फरीक ये है, जोसेफ स्टालिन आया। और इधर अमेरिका भी एक बड़ी ताकत बन गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इन लोगों की ताकत कमज़ोर होने लगी। तो ये समझिए कि यहाँ पर एक जो है प्रेसिडेंट आया, वो भी समझ जाइए कि 12 साल तक रहा। उसका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो वो समझिए कि 1933 में बना था, ये 1930 में, और 3 साल के बाद इधर आया। अब ये भी जो है जाने का नाम नहीं ले रहा था, वो तो बाद में समझिए कि कानून में तरमीम हुई है कि फिर जो है 2 टर्म के बाद कोई नहीं रहेगा। तो ये 1945 तक था, समझिए 33 से 45 तक, यानी 12 साल ये रहा। और ये तो समझिए कि 23 साल रहा। तो अब इन दोनों के दरमियान ही में जो है फिर मामला आगे बढ़ा और दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई 1939 से लेकर के 1945 तक, 6 साल तक समझिए कि ये चला है। अब ये दूसरी जंग अजीम में समझिए कि ये दोनों एक ही में थे, और इनके साथ यूके भी था और फ्रांस भी था। और इसके खिलाफ जो लोग थे वो जर्मनी और इटली और जापान। तो अब इन लोगों की जीत हो गई और उन लोगों की हार हो गई, जर्मनी जापान इस सब की। तो अब वही है कि जो है केक कटेगा तो सब में बटेगा। तो अब बांटने की बात थी कि जर्मनी को जो है हम लोग दोबारा जो है पावरफुल नहीं होने देंगे, इसको टुकड़े में बांट के रखें, उसकी सलाहियत जो है उससे फ़ायदा भी उठाएंगे। नाजी लोग जो हैं, जो जर्मनी की हुकूमत थी, वहाँ के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, जर्नल वगैरह थे, सलाहियतमंद थे, तभी तो पूरी दुनिया को एक मरतबा लगा के फतही कर लेंगे। तो वो सब भी हमको चाहिए। अमेरिका चाह रहा था कि वहाँ के वहाँ साइंटिस्ट बड़े बड़े मिले, फ्रांस चाहता था, यूके चाहता था, जर्मनी और रशिया तो चाहता था कि हमारा जो नुकसान हुआ है तो वो भी जो है बदला भी मिले हमको। तो ये लोग फैसला भी किया कि ठीक है आपको बदला मिलेगा और कम से कम जो है
10 बिलियन डॉलर की बात हुई कि ठीक है आपको दिया जाएगा, तो समझिएगा आज के दौर के हिसाब से 150 बिलियन बनता है। लेकिन इन लोगों के एक बात का कंसेंसस था कि अब जर्मनी को जो है दोबारा जो है मजबूत नहीं होने देना, इसके जो है इंडस्ट्री वगैरह से फ़ायदा उठाना है सप्लाई से, लेकिन इसको मजबूत नहीं होने देना, क्योंकि 2 मरतबा इसने हम लोगों को हालत ख़राब कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर के 1918 तक, और 1939 से लेकर 1945 तक, वो तो हम लोग किसी तरह जीत गए। तो इस लिहाज से समझिए कि जर्मनी को इन लोगों ने डिवाइड कर दिया, और ये समझिए कि इधर जो है यूके आ गया, इधर जो है फ्रांस आ गया, और इधर जो है अमेरिका आ गया, और इधर जो है ईस्ट के पार्ट जो है वो यूएसएसआर को दे दिया गया। तो इस लिहाज से ये अब इस सबको जो है आज़ाद कराया था रशिया ने, तो कहा कि ये सब हमारा होगा, और ये हमारा समझ जाइए कि बफर स्टेट रहेगा, क्लास है इधर से। तो यहाँ से समझिए कि बंटवारा हो गया, ये ईस्टर्न यूरोप हो गया जो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में आ गया, और ये वेस्टर्न हो गया जो समझ जाइए कि अमेरिका और बरतानिया के इन्फ्लुएंस में आ गया। अब यहाँ से समझ जाइए कि समझिए इन्फ्लुएंस की जंग शुरू हो गई। अब उस ज़माने में समझ जाइए कि ये कम्युनिज्म इतना अट्रैक्टिव मामला था कि जंगल की आग की तरफ, यानी अगर इसको कंटेनमेंट नहीं किया जाता, अमेरिका का जो समझिए रूजवेल्ट के बाद जो है 1945 में उसका इंतकाल हो गया, तो 1945 में भी जो है ट्रूमैन आया, तो उसने डॉक्ट्रिन दिया कि अब हम लोगों को यूएसएसआर को कंटेनमेंट करना पड़ेगा, इसको रोक तो नहीं सकते लेकिन वहीं तक महदूद रखो कम से कम। अब इन लोगों के पास जो है पैसा वगैरह तो हर चीज़ था, और ये यूएसएसआर तो समझिए कि बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया था, जर्मनी ने भुड़कस निकाल दिया था, लेकिन किसी तरह ये लोग जीत गए। और लेकिन यह है कि आर्मी बड़ी थी, लेकिन इंडस्ट्री वगैरह तबाह हो गए थे, खेती बाड़ी सब तबाह। और अमेरिका के पास जो है बस पर्ल हार्बर के अलावा कुछ नुकसान नहीं हुआ था, सारे इंडस्ट्री वगैरह थे। और फिर जो है एरियल सुप्रीमेसी भी थी, नेवल भी था, और एटम बम भी था, इसके पास एटम बम भी नहीं था। लेकिन इसके पास आइडिया जो था वो बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर था, कम्युनिज्म का आइडिया। इसके वजह से ये लोग डर रहे थे, और यूरोप के हर मुल्क में उसकी पार्टी बनती चली जा रही थी, ये बात समझ लीजिए आप। और ये लोग जो फिर थर्ड वर्ल्ड में जो था मामला, इसमें जो है चाहे इंडिया वगैरह है या फिर ये ग्लोबल साउथ कह लीजिए आप पूरे, इसमें हमदर्दी जो थी दोनों में, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर में, तो यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा थी, क्योंकि ये लोग जो थे ये कॉलोनियल माइंड के लोग थे, और ये लोग इधर गुलाम बनाए हुए थे। तो इन लोगों को आज़ादी चाहिए थी, इंडिया को भी आज़ादी चाहिए थी, 1945 में तो आज़ादी नहीं मिली थी। तो हम लोग इसको दुश्मन समझते थे और इसको दोस्त समझते थे कि ये आज़ादी दिला सकता है। तो इस लिहाज से समझ जाइए कि ये लोग जो है कम्युनिज्म के आइडिया से बहुत ज़्यादा जो है परेशान थे। अब आप कहेंगे थोड़ा कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का आइडिया भी थोड़ा बता देते तो बेहतर ही रहता, तो लाइए मैं थोड़ा सा आपको सिंपल बताता हूँ। देखिए, पहले जो फ्रांस में इनकलाब आया है 1789 में समझिए, तो फ्रांस वगैरह में या उस ज़माने में जो भी इनकलाब आता था वो मामला क्या था? मामला ये होता था कि वहाँ पर खेती को लेकर के, ज़मीन को लेकर के फ्यूडल सिस्टम था पूरा, कि ज़मीन है और फिर लोग काम करने वाले हैं, तो एक तरफ किसान है और एक तरफ मजदूर है। तो अब वो बंटवारा सही से नहीं होता था, अनाज जो है वो पूरा का पूरा जो है वो समझे किसान के पास चला जा रहा है, और उसमें काम करने वालों को बस थोड़ा सा मिल रहा। अब फिर अगर बटाई सिस्टम है तो भाई इतना तो तुमको देना ही है, चाहे तो अब चाहे हो या ना हो, ये सारी चीज़ें। तो मज़दूरों की हालत ख़राब रहती थी, और ये जो ज़मींदार लोग जो है जागीरदार, ये समझिए इनकी चांदी रहती थी। तो फिर जब बहुत ज़्यादा होता था तो फिर लोग मोबिलाइज हो जाते थे और कहते थे कि ज़मीन के जो है मसावियाना तकसीम करो। ये क्या कि एक के आदमी के पास जो 100 बीघा हो, एक के पास जो 1 कट्ठा भी ना हो, बांटो उसको। तो कभी कभी ये लोग तंग आमद बदंग आमद ये इनकलाब कर देते थे। तो ये पहले ही से चला आ रहा था, इसको बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम। तो ये लड़ा दो तबकाती निज़ाम रहता था, एक तरफ किसान है एक तरफ मजदूर है, और उसमें जो है लड़ाई होती थी। तो ज़मीन को फिर जो है बांट दिया जाता था थोड़ा थोड़ा करके। तो ये अब क्या हुआ कि ये 18वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, मशीनों का ईजाद हो गया। तो अब क्या हुआ कि कारखाने लगने शुरू हुए। अब काम जो हो रहा है वो कारखाने में हो रहा है। तो अब लोग जो है गांव छोड़ छोड़ करके, ज़मीन के पास गांव छोड़ छोड़ करके जो है शहर भागना शुरू हुए, क्योंकि जहाँ पे कारखाना लगेगा आप
बियानबान में भी, देहात में भी लगा दीजिए कारखाना, जहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता हो, गांव के परती ज़मीन में, वहाँ पर कारखाना लगेगा तो 1 लाख मज़दूर आ जाएंगे। तो वो मज़दूर सोचेंगे कि हमारी फैमिली भी यहाँ पे आ जाए, तो फैमिली भी जो है यहाँ पर रहना शुरू हो जाएंगे कारखाने के बगल में ही। अब कारखाने के बगल में अगर फैमिली आ गई है तो वहीं पर जो है बच्चों को पढ़ाई के लिए फिर स्कूल भी आ जाएंगे, तो फिर लोग बीमार पड़ेंगे तो वहाँ पर हॉस्पिटल भी आ जाएंगे, तो फिर सारी चीज़ें, तो फिर दुकानें भी खुल जाएंगे। अपने आप वो शहर जो है तो बड़ा हो जाएगा और नहीं है तो बन जाएगा। तो अब ये शहरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा इंडस्ट्री लेवल? तो अब ये गांव से खिंच करके जो है फैक्ट्री में लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, यहाँ पर तो कुछ ना कुछ कैश मिल रहा है। तो अब ये मसाइल शुरू हुए समझिए कि 18वीं 19वीं सदी में, कि पहले तो ये था कि ज़मींदार और वहाँ पर काम करने वाले मज़दूर खेतों में, तो उसका लिए इनकलाब वगैरह हुआ। ये जो मामला है कि कारखाने में काम होता है, अब यह है कि अगर जूता बनाने वाली फैक्ट्री है या फिर कोई और है, कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो उसमें जो है पूरा मलाई जो है वो कारखानदार ले लेता है, सरमायादार ले लेता है, जिसने पैसा लगाया है, जिसका कारखाना। अब मज़दूर बेचारे काम कर रहे हैं 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, और उसको मिल रहा है बस उतना ही जितना में जो है किसी तरह लाभ बर्दाश्त कर ला। और किराया के लिए मकान भी सही नहीं है, बच्चे रहाइश भी नहीं। जैसे आप धारावी वगैरह जाके देख लीजिए, गवंडी वगैरह देख लीजिए, क्या हालत है। तो यहाँ पर जो है कार्ल मार्क्स वगैरह जो है, जो आइडियाज़ वाले थे, उन लोगों ने फिर जो है सजेशन देना शुरू किया कि जैसे इनकलाब इधर लाए थे मज़दूर लोग ज़मींदारों के ख़िलाफ़, वैसे ही जो है अब मज़दूर लोग, वर्कर लोगों को इनकलाब लाना पड़ेगा सरमायादारों के ख़िलाफ़। कि इसको कैसे बांटोगे? ज़मीन को तो बांट दिए कि भाई जो है 100 बीघा है, इसका बांट दो सब में थोड़ा थोड़ा करके। कारखाने को कैसे बांटोगे? यहाँ तो मशीन है और मेहनत है और उसका प्रोडक्शन है, कैसे बांटोगे? तो हिस्सादारी करो, ये करो, या फिर अपनी हुकूमत तुम लोग बनाओ मजदूर लोग, और उसमें जो है पूरे जो है कारखाने को ही नेशनलाइज कर दो, और फिर उसका पैदावार को जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये आइडिया कार्ल मार्क्स वगैरह ने दिया। तो इसके बेस पर मजदूरों की हुकूमत, ये है कम्युनिज्म। ये बात समझिए, अडानी की हुकूमत नहीं होगी, आवाम की हुकूमत होगी, आवाम की फैक्ट्री होगी, आवाम की हुकूमत होगी। और हुकूमत के अंडर में जो है रेलवेज, हुकूमत के अंडर में जो है एयरवेज, हुकूमत के अंडर में रोडवेज, ये सारी चीजें रहेंगी। बैंकिंग सिस्टम पूरा जो है आवाम के, सारी फैक्ट्रियां आवाम के अंडर में। ये कम्युनिज्म का जो था गलगलात, ये पब्लिक, आप समझिए कि सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है। अब एक वोट एक आदमी का, चाहे पैसा वाला मजदूर हो, तब मजदूरों की तादाद दुनिया में ज़्यादा है। तो यकीनी बात है कि अगर ये फॉर्मूला रहेगा तो फ़ौरन जो है जंगल के आग की तरफ फैल जाएगा। हाँ, हमारी हुकूमत होनी चाहिए, हमारी हुकूमत होनी चाहिए। तो ये समझ जाइए कि सरमायादार इधर जो है थे कि नहीं नहीं हमारी हुकूमत होनी चाहिए, और जो भी कानून बने वो सरमायादार के फेवर में बनने चाहिए। और इधर कह रहे हैं कि नहीं, जो भी कानून बने वो मजदूरों के फेवर में बनने चाहिए। तो अब जो अपने हुकूमत लेकर के आएंगे उन्हीं के फेवर में बनेगा। अमेरिका में अगर सरमायादार जो इलेक्शन में पैसा खर्च करके हुकूमत में लाते हैं तो उनके हिसाब से जो है वो पॉलिसी बनती है, और अगर आप अपने हिसाब से लेकर के आएंगे तो आपके फेवर में जो है पॉलिसी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा है वो काम करते करते मर गया और मजदूरों वाली हुकूमत है तो कहेगा कम से कम 1 करोड़ रुपया देना चाहिए, और सरमायादारों वाले रहेगा तो कहेगा ठीक है 5 लाख रुपया दे दो। ये कहेगा कि मजदूरों वाली हुकूमत रहेगी तो 12 घंटा के बजाय नहीं इसी 8 घंटा काम होगा, ये रहेगा तो कहेगा 10 घंटा काम होगा। सैलरी जो है कहेंगे 10,000 के बजाय 20,000 होगी, ये कहेंगे नहीं 15,000 रहेगी। तो इस तरह से जो पॉलिसी बनती है। तो अब ये चीज़ जो है बहुत बेहतरीन लग रहा था लोगों को। तो ये समझिए कि पूरे में जो है जंगल के आग की तरह हर जगह पार्टी जो है कम्युनिस्ट की बनती चली जा रही थी, कहीं पर 10%, कहीं पे 12%, कहीं पे ये 13%। तब अमेरिका ने कहा कि इसको कंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो पूरा स्वीप कर देगा। और एक मर्तबा अगर इसने यूरोप में कब्जा कर लिया तो फिर हम लोगों को यूरोप से आउट कर दिया जाएगा, फिर हम जो है अटलांटिक का पैसिफिक ओशन में तनहा रह जाएंगे। तब उन लोगों ने पैसा खर्च करना शुरू किया, कहा कि पैसा दो इन लोगों को। तो ये मास्टर प्लान लेकर के आया 1947-48 में, और समझिए कि 10-15 बिलियन के दहाक पैसा हम देंगे तुम लोग को।
फिर सेफ्टी के लिए इन लोगों ने कहा कि ठीक है, तुमको जो है नेटो बना करके देते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में। अब यूएसएसआर को एक डर था कि अमेरिका के पास एटम बम है, अगर ये जो है हमारी लड़ाई चल रही है अभी प्यार मोहब्बत वाली, लेकिन अगर ये हॉट हो गया तो फिर ये हो जाएगा। तो ये जल्दी से इसने भी जो है एटम बम बना लिया और 1949 में इसका भी एटम बम तैयार हो गया। तब ये घबराया, जल्दी से ये नेटो वगैरह बनाया एकदम। उसके बाद जो है समझ जाइए कि यहाँ पर जो है बर्लिन वॉल का जो है मामला आया। तो इसके वजह से पहले तो अंदरूनी ही लड़ाई थी, लेकिन खुल के लड़ाई इन लोगों की यहाँ पर आ गई बर्लिन वॉल को लेकर के। तो ये समझिए कि ये देखिए ये इस तरह के बांट दिए थे। अब पूरी इंडस्ट्री जो है जर्मनी में वो इधर है, इधर खेती बाड़ी, लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल है वो ये है बर्लिन है। अब इस जर्मनी को तो 4 हिस्से में बांटे ही थे, 3 यूके, फ्रांस और अमेरिका और यूएसएसआर। अब बर्लिन को भी 4 हिस्सों में बांटे थे, वैसे ही समझ जाइए। अब इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर जो है करेंसी को चेंज कर दिया। ये लोग अमीर थे और ये लोग गरीब थे, इसको जैसे परेशानी आए तो फिर जो जोसेफ स्टालिन ने क्या कर दिया कि बर्लिन को जो है घेर दिया कि यहाँ से कोई ना हवाई जहाज़ आ सकता है, ना पानी जहाज़, ना बस, जहाँ सब ब्लॉकेट कर दिया। जैसा अभी पूरा भारत बंद चल रहा, बिहार बंद चल रहा, वैसे ही कर दिया। तो अमेरिका समझ जाइए कि अपने कैपेसिटी दिखाने के लिए कि हम जिसका साथ देते हैं उसको नहीं छोड़ते हैं और किसी भी हद तक जाते हैं। तो आप जानते हैं, ये समझिए कि बर्लिन ब्लॉकेट कर दिया गया था। तो जैसे गज़ा में कैसे अभी इजराइल ब्लॉकेट किया हुआ था, कोई सामान नहीं जाने देता है, तो अमेरिका समझ जाइए कि हवाई जहाज से समझ जाइए कि यहाँ पर जो है सामान ड्रॉप करता था। 1 साल तक ड्रॉप किया है, समझ जाइए। कितना जहाज से ड्रॉप किया होगा अंदाजा है आप लोग को? 2,27,000 जहाज से ड्रॉप किया था सामान। फिर आखिर समझिए कि स्टालिन जो है शर्मा गया कि भाई ये तो जहाज आता था गिराता था, एकदम खुशी हो जाती थी, झूम जाते थे। तो अब ये जो है यूएसएसआर की वाहवाही होती थी और ये इसके जो है बदनामी होती थी। बिल आखिर इसने ब्लॉकेट को ख़त्म किया। उसके बाद यहाँ से समझिए कि जंग एक लिहाज से शुरू हो गई और ये अमेरिका ने कहा कि अब इसको कंटेन करना। अब उसी में समझिए कि ये इधर नेटो बन गया और इधर जो है एटम बम आ गया, तो थोड़ा सा ताकत का बैलेंस हो गया। उसके बाद इधर इसको एक और मजबूती मिल गई, वो चाइना में जो है कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत आ गई। कम्युनिस्ट जो है माओ ज़ेडुंग को जीत होगी 1979 में। तो ये समझिए कि ये कम्युनिस्ट और ये कम्युनिस्ट दोनों को एक सहारा मिल गया। अब इन दोनों ने क्या किया, ये नॉर्थ कोरिया में जो है यहाँ पर जो है अपने फेवर की हुकूमत लाना शुरू कर दिया। तो कम्युनिस्ट फेवर का बंदा था, उसने जो है नॉर्थ कोरिया पर कब्जा कर लिया। अब अमेरिका ने कहा अरे ये तो बढ़ते ही चला जा रहा है और अगर ये बढ़ता रहा तो मुसीबत हो जाएगी। लिहाजा अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन की मदद से कहा कि नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्टों के हाथ में नहीं जाएगा, चाइना तो चला ही गया। जो नेशनलिस्ट लोग थे वो तो बस ताइवान में आकर के जान बचाएं, ये पूरा चाइना पे जो है इसने कब्जा कर लिया। और अमेरिका ने कहा कि यूनाइटेड नेशन में ये मैन जितना बड़ा चाइना है इसका कोई अहमियत नहीं, ये चाइना जो है छोटू सा, ये जो है यूनाइटेड नेशन में रहेगा, इसको वीटो पावर भी रहेगा। अमेरिका जिसको चाहे उठा दे, जिसको चाहे गिरा दे। और यूनाइटेड नेशन को लेकर के अपनी क़ियादत में आकर के कोरिया पर चढ़ दौड़ा, तो फिर पूरा खदेड़ दिया। तो लेकिन चाइना जब तक जो है इनकलाब आ गया था इधर, फिर चाइना ने कहा कैसे तुम ये कर दिए, फिर उसने ये किया। फिर आखिर मैच ड्रॉ हुआ, 3 साल तक शदीद जंग चली और इसमें जो है फिर मामला ड्रॉ ही रहा। तो आधा 38 पैरेलल पे इसको बांट दिया गया। ये कम्युनिस्ट चाइना बना, ये अमेरिकन चाइना बना, ये कैपिटलिस्ट चाइना बना, ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। तो यहाँ पे मामला जो है, तो ये कोल्ड वॉर जो है ये हॉट वॉर नहीं हुआ, दोनों आपस में नहीं लड़े, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दूध का जला माठा फूक फूक के पीता है, तो क्या साइड साइड लड़ते हैं, प्रॉक्सी वॉर करते हैं। इसी तरह फिर जो है वियतनाम में मामला हो गया। वियतनाम में आप जानते हैं कि सिर्फ वियतनाम का मामला नहीं, ये 3 ममालिक का मामला था, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। ये इसको जो है इंडो चाइना इसको बोलते थे। तो यहाँ पर जो है उसका कब्जा था, समझिए कि फ्रांस का कब्जा था 1898 से ही, समझ जाइए।
लेकिन यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है जापान ने इस पर कब्जा कर लिया था 1940-41 में। फिर वो जब हार गया तो फिर जो है फ्रांस अमेरिका वगैरह के क़यादत में आ गया और अमेरिका ने फिर फ्रांस को दे दिया। तो यहाँ के जो है फिर लड़के खड़े हो गए कि ये कैसे हो गया, अब आज़ादी मिली तो हम लोग को आज़ादी दो। लेकिन मामला वही था कि यहाँ का जो मेन लीडर था हो ची मिन, तो अमेरिका देख रहा था कि अगर वो आ गया तो फिर कम्युनिस्टों की हुकूमत आ जाएगी, तो हमारे लिए फिर मुसीबत हो जाएगी और इसको कंटेन करना किसी तरह, क्योंकि उसके लिए मुसीबत ये थी कि यहाँ पर जो है USSR है और मंगोलिया की तो कोई अहमियत ही नहीं, फिर चाइना है, ये नॉर्थ कोरिया है, और यहाँ पर फिर ये आ गया तो फिर तो जंगल के आग की तरफ फैल जाएगा। और इंडिया वगैरह के भी हमदर्दी जो है वो USSR ही की तरफ थी। तो यहाँ पर पूरी ताकत से आ गया कि नहीं, वियतनाम को तो हम नहीं जाने देंगे किसी भी हाल। तो वियतनाम वाले भी खड़े हो गए। अब ये समझ जाइए कि 1955-56 से लेकर के 1975 तक 20 साल तक जंग हुई है। 75 तक बिल आखिर मामला जो है यही रहा कि वो आधे पे वो थे, आधे पे ये थे। यहाँ भी जैसे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ में अमेरिका और नॉर्थ में जो USSR, इसी तरह यहाँ पे भी जो है साउथ में अमेरिका, नॉर्थ में ये। लेकिन अमेरिका इतनी बमबारी किया कि गज़ा वगैरह में तो उतना कुछ भी नहीं किया उतना। बिल आखिर जो है अमेरिका को जो है दुम दबा करके भागना पड़ा, रुसवा होकर के भागना पड़ा 1975 में। अब USSR देख रहा था कि तुम हमारे मर्जी की हुकूमत आने ही नहीं देते, जबकि पब्लिक वहाँ चाहती है, हमारे आइडिया में दम है, मजदूरों की हुकूमत आ रही है, तुम क्यों आने नहीं दे रहे। और जिन लोगों की हिम्मत नहीं थी तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बना लिए थे, इंडिया ये सब। तो अफ्रीका में बहुत सारे ममालिक जो है आज़ाद होना चाहते थे, और अमेरिका का प्रॉब्लम ये था कि अपने आप को जो है फ्रीडम का जो है चैंपियन भी बनना चाह रहा था, क्योंकि ये भी गुलामी से आज़ाद हुआ था 1776 में बरतानिया से। तो ये खुल करके कॉलोनियल का जो है साथ भी नहीं दे सकता था। तो अब यह है कि USSR वाले इधर जो है जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल चल रहे थे उसको सपोर्ट करने लगा, रिवोल्यूशन लाओ। तो यहाँ पर जो है रिवोल्यूशन तो आने दे रहा था, लेकिन अगर उसकी हुकूमत अगर USSR वाली होती थी तो फिर वहाँ पर रिजीम चेंज करा देता था CIA के ज़रिए से, क्योंकि फ्रीडम दिलाने में तो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि कम कॉलोनी के खिलाफ तो ये भी था, अमेरिका भी था। लेकिन चाहता था आज़ाद होने के बाद जो है उसकी क़यादत जो है वो हमारे फेवर में आए, ना कि USSR के फेवर में जाए। अगर USSR के फेवर में जाओगे तो हम क्यों करा देंगे। तो बड़े बड़े लीडरान को मराता था, लुमुम्बा वगैरह को मरा दिया, इतना बेहतरीन लीडर था, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते उसको किस हालत में मारा है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। सैकड़ों CIA का ऑपरेशन जो है। और इस मामले में आप लोगों को मैं बताऊं कि आप जानते हैं, लोग पूछते हैं कि कई चीज़ें दिमाग में है, कहीं भूल ना जाऊं मैं, अमेरिका और इजराइल की दोस्ती इतनी बड़ी क्यों है। तो इस जो कोल्ड वॉर में जो ये गलत काम करते थे, तो आप जानते हैं कि अमेरिका चाहता था कि जो गुलाम है वो गुलाम ही रहे, क्योंकि गुलामी किसकी है, या तो फ्रांस की, UK की है, या फ्रांस वगैरह की है, उन लोगों की कॉलोनी है। तो आप ज़्यादा जोर भी नहीं डाल सकते, क्योंकि ये पावरफुल रहेंगे तब अभी हम पावरफुल रहेंगे। लेकिन यूनाइटेड नेशन में तो ज़्यादा नहीं बोल सकते, फ्रीडम तो देना पड़ेगा, क्योंकि हम फ्रीडम के चौधरी हैं। लेकिन फिर ये चाहते थे अगर जब मोमेंट बन गया है, पब्लिक सड़कों पर आ गई है, USSR ने दम लगा दिया है, तो फिर क्या करेंगे, तो देनी ही पड़ेगी। तो हाँ, ज़्यादा ऑब्जेक्शन ले नहीं पाते थे। लेकिन फिर ये चाहते थे कि अगर जो है वहाँ के लीडरान जो फ्रीडम फाइटर वगैरह हैं, अगर वो मुल्क को आज़ाद करा लिए हैं, 1960-62 में बहुत सारे ममालिक आज़ाद, तो फिर वो USSR की तरफ ना जाएं, मॉस्को की तरफ नहीं, वाशिंगटन की तरफ है। और अगर नहीं आता तो CIA लग जाओ, MI6 लग जाओ उनके पीछे और ख़त्म करो उसका माहौल। तो अब यह है कि उसमें भी बहुत ज़्यादा भोंडे तरीके से नहीं जा सकते थे, क्योंकि फिर तो चैंपियन है ना ये लोग ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स के। तो अगर जो है मामला बहुत हाथ से निकल गया है और डर्टी वर्क करना पड़ेगा, किसी का जो है प्लेन को शूट करना है, किसी को कुछ करना है, किसी का जो है पैराशूट से जाकर के क्रश कर देना, ये डर्टी काम कौन करेगा। तो ये डर्टी काम फिर जो है CIA जो है मूसाद के हवाले कर देता था। और ये मूसाद जो है तांडव मचा दिया था, ये समझिए कि ये लैटिन अमेरिका में, ये पढ़िए आप, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, मुताला कर रहा हूँ, तो वाकई ये सारा डर्टी काम ये करते थे। तो ये समझिए कि जॉन F कैनेडी वगैरह को साफ कर दिया था वहाँ, ताकि अगर कभी पकड़ जो है प्लान फेल हो गया तो ठीक है, मूसाद ने किया है, अब वो तो ठीक है, उसको अगर मामला रहेगा तो फिर अमेरिका आ जाएगा बचाने के लिए।
तो इसके वजह से समझ जाइए कि डर्टी वर्क ये करता था और जो है वाइट कॉलर वाला काम अमेरिका करता था। लेकिन यह है कि यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस को बढ़ने नहीं देना ये था। उसमें जो है कोल्ड वॉर का जो क्लाइमेक्स आया है, एकदम क्रिटिकल लग रहा था कि अब जंग शुरू हो जाएगी और न्यूक्लियर जंग शुरू हो जाएगी, बस एक तरफ से तो चल भी गया था समझिए, वो था क्यूबन क्राइसिस। ये 1962 का मामला है। 1962 में क्या हुआ कि यहां पर जो है एक इनकलाब आ गया 1959 में, फिडेल कास्ट्रो और चे गवारा के क़यादत में। अब ये अमेरिका के बिल्कुल इससे 90 माइल दूरी है यहाँ पर समझे, फ्लोरिडा और क्यूबा में। और ये दोनों इनकलाबी नौजवान था। चे गवारा तो वाकई में इतना एनर्जेटिक है, उसकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपके जो है बदन में जो है हरकत आ जाएगी, ऐसा बंदा है। उसका मैं इंशाल्लाह बायोग्राफी करूँगा। मतलब समझिए कि हसन बन्ना शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बायोग्राफी पढ़ करके मैं थोड़ा सा जो है झूम गया था, और ये चे गवारा का भी सुन करके लगा कि भाई इंसान हो तो दमदार बंदा है। वो था अर्जेंटीना का, कहाँ कुबा में इनकलाब लाया, फिर वहाँ पे हुकूमत कर रहा था, नहीं जाने तो अब मैं जा रहा हूँ कहूँगा वहाँ इनकलाब लाऊंगा, और फिर मारा गया कहाँ, बोलीविया में। समझ जाइए कैसा इनकलाबी रहा हो। तो फिडेल कास्ट्रो जो है जब इनकलाब आया तो CIA वाले फिर लग गए कि इसको ख़त्म करना है। जब नहीं ख़त्म कर पाए तो फिर ये इन लोगों ने जो है USSR से मदद मांगने की कोशिश किया कि आप आइए हमारा। अब अमेरिका जो है USSR को जो है दबाने के लिए क्या करता था कि ग्रीस वगैरह में, तुर्की वगैरह में जो है न्यूक्लियर वेपन लगा कर रख दिया था। जितने भी उनके इन्फ्लुएंस में ममालिक थे सब में जो है ला करके भर दिया था, ताकि जब भी मौका मिले। अब यहाँ पर समझ जाइए कि ये जो अज़रबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, ये सब USSR का हिस्सा है, और तुर्की ये बॉर्डर है, और यहाँ पर ला करके एटम बम ला कर रख दिया कि कुछ मामला खटाक से मार देंगे। तो अब इसको भी टेंशन था कि हमारे बॉर्डर पर ला करके एटम बम रख दिया हो। अब कुबा वाले ने हाथ बढ़ाया USSR वाले से, और यहाँ पर समझ जाइए कि जोसेफ स्टालिन जो है 1953 में उसका इंतकाल हो गया था, और निकिता क्रुश्चेव आ गया था। तो उससे जो है बात किया, तो कहा हाँ ठीक है, हम तुम्हारे यहाँ मिसाइल वगैरह लगा देते हैं ताकि तुमको पे जो है अमेरिका इन्वेड ना करे, क्योंकि वो बार बार जो है CIA की तरफ से जो है ऑपरेशन करता है लेकिन कामयाब नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों भी इनकलाबी थे। आप जानते हैं फिडेल कास्ट्रो पे कम से कम 600 से ज़्यादा अटैक हुआ था, वो बच गया था। तो ये अजीब हो, तो कहा कि फिर हो सकता है कि ये लोग डायरेक्ट अटैक ना कर दे, इस लिहाज से आप मिसाइल ला कर रख दी। इसने ला करके जो है न्यूक्लियर ही वेपन मिसाइल ला के रख दिया। अमेरिका ने सैटेलाइट से देख लिया कि अरे यहाँ पे मिसाइल आ गया, हमारे बगल में मिसाइल नहीं। कायदा कानून तो सबके लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे यार इन लोगों ने अपना एक डॉक्ट्रिन बना लिया था कि ये अमेरिका पूरे में जो है अमेरिका के मफाद के अलावा कोई हुकूमत नहीं आएगी। फ्रीडम जो है सब वहाँ अफ्रीका में होगा, एशिया में होगा, यूरोप में होगा, यहाँ नहीं, यहाँ हमारा चलेगा। अगर कोई जो है बकवास किया उसको क्रश कर दिया जाएगा। कोई फ्रीडम नहीं। फ्रीडम चाहिए अफगानिस्तान, यहाँ पर मर्जी की हुकूमत नहीं। हमारी मर्जी की हुकूमत बनाओगे तो ठीक है, नहीं तो ख़त्म। ये अपना किया। अब ये फर्स्ट मरतबा था जो कुबा में इन दोनों लड़कों ने हिम्मत किया, फिर और सब निकिता क्रुश्चेव ने कहा कर लगा दिया यहाँ पे मिसाइल। अब उसके बाद हुआ क्या कि पता चल गया कि सैटेलाइट्स के जरिए कि यहाँ पे ये लगा हुआ है। उसने बात किया कि हटाओ उसको। निकिता क्रुश्चेव ने कहा नहीं हटाएंगे, तुम भी हटाओ यहाँ से तुर्की से। कहा नहीं, वो तो हमारा ये एलाय है, वो तो नेटो में है। कहा नेटो में रहे तो उससे क्या है, तुम हमारे बगल में लगाओगे, हम तुम्हारे बगल में लगाएंगे। तो इस लिहाज से मामला उसने कहा, जॉन एफ कैनेडी का दौर आ गया था, तो फिर उसने कहा कि क्या किया जाए, इन्वेट कर दिया जाए। क्या कहा, नेवल ब्लॉकेट कर दो। नेवल ब्लॉकेट लगा दिया गया। तो जैसे ब्लॉकेट लगा कि कोई सामान आएगा न जाएगा, तो यहाँ से जैसे जो है जहाज भेज दिया, लड़ने वाला जहाज। अब बिल्कुल सामने आमने सामने मामला हो गया था। उसी में फिर क्या हुआ कि एक जासूसी जहाज ऊपर उड़ा था, कुबा वाले ने उसको उड़ा दिया, उसका पायलट भी मर गया। अब इसके जहाज पर जो है समझ जाइए कि रशिया का जो जहाज आ रहा था USSR का, उसके जहाज पर समझ जाइए कि हमला भी हो गया अमेरिका की जानिब से। और उस जहाज में समझ जाइए कि न्यूक्लियर बम भी था, और उन लोगों का ऑर्डर भी था USSR की जानिब से कि तुम जाओ वहाँ पे, और अगर कोई मामला हो जाए और अगर तुम्हारा हमसे संपर्क ख़त्म हो जाए तो फिर लास्ट में क्या करना, न्यूक्लियर बम अमेरिका पे चला देना। तो इस लिहाज से मामला क्या हुआ कि उस जहाज़ पर हमला भी हो गया, उन लोगों का जो है
ताल्लुकात भी मुनक़ता हो गया यूएसएसआर से। और इसमें जो है डिसीज़न लेने वाले 3 जो है समझिए कि ये थे नेवी ऑफिसर थे। तो उन 3 में से 2 का जो है पूरा इरादा भी बन गया कि अब तो हम लोग मरे ख़त्म होने ही वाले हैं, डूबेगा ही जहाज़, तो हम लोग न्यूक्लियर वेपन चला देते हैं। लेकिन उसमें का जो मैन था उसने कहा नहीं रुको थोड़ा सा, ये गलतफहमी भी हो सकती है। ये तो समझ जाइए कि बस कुछ मिनटों का एक डिसीजन बटन पे जो है हाथ रखकर दबाने की बात थी। अगर वो दबा दिया होता तो फिर इधर चलता, तो फिर इधर चलता, इधर चलता, इधर, तब फिर जो है बातचीत शुरू हुई। तो फिर क्या हुआ कि यूएसएसआर की तरफ से जो है मुतालबा रखा गया कि अच्छा ठीक है, तुम लोग जो है वादा करो कि जो है यहाँ की हुकूमत को नहीं पलटोगे, नंबर 2 जो है यहाँ पर इन्वेट नहीं करोगे, और नंबर 3 जो है तुम जो है तुर्की से भी वेपन हटाओगे, तो मैं भी यहाँ से मिसाइल हटा लूँगा। तो फिर से जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि ठीक है, हम तीनों शर्त मंजूर करते हैं, लेकिन यह है कि ये तो फ्यूचर की बात है कि हम समझे कि यहाँ पर कोविड ऑपरेशन नहीं करेंगे और इन्वेट नहीं करेंगे। जहाँ तक तुर्की में बात है तो यहाँ पर तो सामान हटाने की बात है, तो मीडिया वाले देख लेंगे। तो इसके बारे में हम समझे कि मीडिया में कुछ नहीं बोलेंगे, ये काम हम चुपके से करेंगे। मीडिया में रहेगा कि हम नहीं हटाएंगे और आपको हटाना पड़ेगा, तो अगर आपको मंजूर है तो ठीक है। तो निकोला क्रुश्चेव ने कहा कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, तुम बोली वचन दो कि हम जीत गए, कि हमने धमकी दिया और ये यूएसएसआर वाले यहाँ से जो है अपना मिसाइल ले गए और चुपके से, लेकिन यहाँ से हटा लेना। तो ये चुपके वाला मामला। तो नहीं तो अगर ये है कि हम डर गए और बात जो है यूएसए में चली जाएगी तो पब्लिक जो है नाराज़ हो जाएगी कि हम तो डर गए। तो ज़ाहिरी जीत जो है समझ जाइए कि किसकी हुई, अमेरिका की हुई, लेकिन अंदरूनी जीत जो थी वो रशिया की थी। लेकिन ये दोनों लड़के भी नाराज़ हो गए कि आप तो डर गए, क्यों आप जो है अंदर से समझौता किए और जो है हमारे पास, हमारी तो दुश्मनी हो गई और आप मिसाइल भी ले गए, तो मिसाइल रखना चाहिए था आपको। और ये सब इनकलाबी लोग थे, डरते ही नहीं थे। फिर यहाँ से समझिए कि यूएसएसआर का जवाल एक लिहाज से शुरू हो गया। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि चाइना और रशिया में, यूएसएसआर में मनमुटाव होने लगा था। स्टालिन के बाद जब निकोला क्रुश्चेव आया तो वो जो है स्टालिन पे ही तनकीद करने लगा, कहा कि वो बहुत ज़्यादा रिजिड था, ये था, सख्ती करता था, ये वो फलाने का। तो ये माओ ज़ेडुंग को जो है ये पसंद नहीं आता था, कहता था नहीं वही स्टालिन वाले जो है डिक्टेटरशिप रहना चाहिए, वो ज़्यादा है। तो फिर ये दोनों जो है इख्तिलाफ खुल करके लिखना शुरू किए। फिर आपस में जो है इन लोगों का बॉर्डर का भी डिस्प्यूट होने लगा। 1969 आते आते तो बस लगा कि अब जो है यूएसएसआर और चाइना में जंग ना हो जाए। तो इसको देख करके मौका से फ़ायदा उठाया अमेरिका ने और जो है चाइना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। तो वो समझिए कि 70 से लेकर के 80 के दहाई में चाइना और अमेरिका की दोस्ती हो गई। तो रिचर्ड निक्सन जो है, जॉन एफ कैनेडी के बाद तो है लिंडन जॉनसन आया और जॉनसन के बाद जो है रिचर्ड निक्सन आया। निक्सन जो है फर्स्ट मर्तबा समझ जाइए कि चाइना का दौरा किया 1972 में, ये समझ जाइए। और उसके बाद उस लोगों ने कहा कि ठीक है, ये चाइना के हम लोग वन चाइना पॉलिसी को कबूल करेंगे और ये ताइवान को जो है हम लोग मान्यता नहीं देंगे, यही चाइना को देंगे। और यूनाइटेड नेशन में भी इसी के जो नाम रहेगा, इसी के पास भी वीटो पावर रहेगा। तब से समझिए कि चाइना और अमेरिका में दोस्ती हो गई और यूएसएसआर तनहा पड़ गया। निकोला क्रुश्चेव चला गया तो फिर जो है ब्रेजनेव आ गया। फिर मामला चलता रहा। फिर जो है 1970 की दहाई के बाद जब जो है चाइना से ये मामला हो गया तो ये लोग भी जो है, जो समझिए कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था तो उससे घबरा गए थे दोनों। तो फिर कहे कि भाई हम लोग भी जो है थोड़ा थोड़ा कम से कम ख़तरे से बाहर निकलने की कोशिश करें और जो है वो जो गर्माहट है उसको कम करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रीटी वगैरह जो है ये लोग आपस में साइन किए कि हम लोग जो है ज़्यादा वेपन नहीं बनाएंगे, ज़्यादा न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाएंगे। एक ट्रीटी करो, तुम भी नहीं बनाओगे, हम भी नहीं बनाएंगे, और ख़तरनाक जो इन्वायरमेंट को डैमेज पहुंचाने वाले बम उसका तजुर्बा वगैरह नहीं करेंगे। ये दितानते इसको कहा जाता है। तो ऐसा लग रहा था कि अब ये लोग जो है दोस्ती की तरफ बढ़ रहे धीरे धीरे मामला। लेकिन यहाँ पर अमेरिका को एक अच्छा मौका मिल गया
अब मौका क्या मिल गया कि अफगानिस्तान पर जो है यूएसएसआर ने इन्वेड कर दिया, तो अमेरिका को 2 झटका लग गया। ईरान में एक इनकलाब आ गया 1979 में, तो यहाँ पर जो है उसका जो बादशाह था, पपेट था रिजा पहलवी की, उसको हटा दिया, तो यहाँ पे इस्लामी इनकलाब आ गया, अगरचे यूएसएसआर का इनकलाब नहीं आया। और अफगानिस्तान में समझ जाइए कि जो है रशिया बराह रास्त इस पर इन्वेट कर दिया। तो अमेरिका को लगा कि नहीं तो पूरा मिडिल ईस्ट से ही आउट कर देगा, फिर ये तो फिर आगे बढ़ करके सऊदी को ले लेगा, तो फिर हमारा तेल वगैरह का क्या होगा। तो लिहाजा इसने कहा कि नहीं, अब जो है वियतनाम वॉर का बदला लेने का टाइम आ गया है। तो इस लिहाज से जो है इसने पाकिस्तान को, सऊदी अरब को ऑर्गेनाइज किया और कहा कि अब तुम लोग जो है असल जिहाद शुरू करो हमारे लिए। तो यहाँ पर जो है मुजाहिदीन को जो है तैयार किया गया पाकिस्तान के लिए। तो जानते हैं पाकिस्तान वाले कहते थे कि यहाँ पर जो यूएसएसआर के खिलाफ लड़ने वाले लड़के हैं उनको फ्रीडम फाइटर बोलिए, मुजाहिदीन क्यों बोलते हैं? कहने नहीं, मुजाहिदीन बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम लोगों की लड़ाई जो है ना गॉडलेस से है और तुम लोग गॉड को मानने वाले हो। तो समझिए अमेरिका वाले कुरान का इंग्लिश में तर्जुमा, मराठी में तर्जुमा, हिंदी में तर्जुमा कर करके देते थे, उर्दू में तर्जुमा कर बांटो इसको। क्यों? तुम्हारी लड़ाई गॉडलेस लोगों से है। ये कम्युनिस्ट लोग जो गॉड को नहीं मानते, तुम लोग गॉड को मानने, हम लोग भी मानने वाले हैं। तो इसको जो मजहबी रंग दो ताकि सब लोग आकर भर जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी जो है उस जमाने मजहबी लोग नहीं थे, मतलब हुकूमत में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वगैरह का टाइम था, वो तो खुद कम्युनिस्ट आदमी था। और अभी समझ जाइए कि जनरल ज़िया तो आया ही था, तो उसको पिन मारा गया कि मजहबी टच दो, जितना दोगे उतने ज़्यादा जो है चंदा आएंगे, उतने ज़्यादा फाइटर आएंगे फ्री में। तो फिर मजहबी टच दिया गया, इसको मुजाहिदीन का दिया गया नाम, और यहाँ से जो है तो जनरल ज़िया भी जो पाकिस्तान को ही पूरा इस्लामाइजेशन कर दिया। कहा कि हाँ नमाज वगैरह पढ़ाओ ऑफिस में, सूद वगैरह को टच मत करना, वो चलते रहना देना। हाँ बादशाह डिक्टेटरशिप है वो चलने देना, बकिया ये है कि थोड़ा दिखावटी वाला जो है काम कर देना। तो 10 साल में समझिए कि यहाँ तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन यहाँ कामयाब हो गए, बदला ले लिया। और समझिए कि ये 1979 में, 89 में जो है, 79 से लेकर के 89 तक जो है यूएसएसआर को खदेड़ दिया गया। तो यही समझिए कि यहाँ की जो हार है वो समझ जाइए कि यूएसएसआर के कोलैप्स का जरिया बन गया। अब उसमें सिंबल के तौर पे तो ये समझिए कि बर्लिन वॉल का मामला था। बर्लिन वॉल समझ जाइए कि लोगों ने तोड़ दिया कब? 1989 में ही। यहाँ पे जो है एक बर्लिन वॉल, ये तो एक जो है ये वाला था, तो इसको जो 1989 में तोड़ दिया गया और दोनों जर्मनी को यूनाइट कर दिया गया 1990 में। और 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स कर गया, 15 टुकड़ों में बढ़ गया। तब जाकर के जो है बुश जो था उसने ऐलान किया कि नाउ कोल्ड वॉर हैज फिनिश्ड, अब सोल सुप्रीम पावर ऑन अर्थ इज अमेरिका। तो ये अमेरिका की दादागिरी चल रही। अब इसमें आप देखेंगे कि इस पूरे दौर में जो है ये कैप्टन जो था अमेरिका था, वाइस कैप्टन जो था वो ये था यूके था। अब ऐसा लग रहा है कि देखिए कि अमेरिका कह रहा है कि अब हमको वाइस कैप्टन बदलना पड़ेगा। और ये जो है यूरोप को लेकर के हम यूएसएसआर से लड़े थे, अब जो है हमारा वाइस कैप्टन हो सकता है इजराइल हो, और ये यूरोप के बजाय हम जो है ध्यान देंगे किधर? मिडिल ईस्ट पे। क्योंकि ये जो अब नेक्सस बन रहा है चाइना, ईरान, रशिया, ये वो, तो अब ये यूरोप में दमखम नहीं है कि इसको रोक पाए। ये मिडिल ईस्ट के ज़रिए से हम इसको रोक पाएंगे अगर इजराइल हमारा साथ दिया तो। डर्टी वर्क वो करेगा और स्मार्ट वर्क हम करें। तो ये आप देख लीजिए। अब मैं थोड़ा सा तारीख का एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो जो शाही साहब ने जो हिस्ट्री रिपीट सेल्फ कहा वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, लेकिन वो बात मैं याद दिलाएगा बताता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए अभी जो है रशिया ने जो है अफ़गानिस्तान को तस्लीम किया है, और दुनिया की वाहिद कंट्री जो है रशिया है, व्लादिमीर पुतिन है, जिसने अफ़गानिस्तान को लीगली प्रॉपर तरीके से डिप्लोमेसी तस्लीम कर लिया कि अफ़गानिस्तान एक मुल्क है जिसके सरबराह जो है तालिबान के लोग हैं। तो अब ये देखिए कि हिस्ट्री रिपीट हो रही कि नहीं हो रही, कितने साल बाद हो रही। यानी ये समझ जाइए कि यहाँ पर जो है
रशिया यूएसएसआर का कब्जा था और यूएसए वाले जो है इसको छुड़ाने आ रहे थे हमदर्द बन करके कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं और इसको मार भगाते हैं। और ये 40-50 साल के बाद जो है रशिया कह रहा कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ और ये अमेरिका के इन्फ्लुएंस अमेरिका को भगाओ। तो 2021 में तो प्रैक्टिकल भगा दिया गया और आप कह रहा है उसका इन्फ्लुएंस को भी ख़त्म करो। तो ये जो है समझिए कि इसी वजह से लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिसी में जो है, फॉरेन पॉलिसी में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना परमानेंट कोई दुश्मन होता है, ओनली इंटरेस्ट का मतलब होता है। हमारा मुल्क का फ़ायदा किस में, हमारा फ़ायदा किस में। जो नेशनल लोग रहते हैं वो मुल्क का फ़ायदा देखते हैं, जो करप्ट लोग रहते हैं वो अपना फ़ायदा देखते हैं कि हमारा फ़ायदा किस में, हमारी हुकूमत बचेगी या नहीं बचेगी। अब मैं थोड़ा एक झलक और भी दिखा दूं कि देखिए शुरू में जो मामला था कि मुसलमानों की हुकूमत थी, मुसलमान सुपर पावर थे, खिलाफत उस्मानिया वगैरह या बनु उमैया बनु अब्बास के दौर वगैरह में भी थोड़ी सी तबाही बीच में तो चंगेज़ खान ने आके किया, लेकिन वो तो कोई हुकूमत अच्छी दे ही नहीं पाया, बस तबाही मचा करके चला गया। वरना सुपर पावर तो मुसलमान ही थे। समझिए कि ख़ास तौर से 1453 में जो दुनिया को फतह कर लिया, तो आप समझ जाते हैं कि 3 बर आज़मों पर मुसलमानों की हुकूमत थी, यूरोप में भी, अफ्रीका में भी, एशिया में भी, हर जगह। तो इसके बाद किसकी हुकूमत आई ये मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो इसके बाद जो है समझिए कि गलगला जो आया है, 2 सुपर पावर्स जो है सामने आए, स्पेन और पुर्तगाल। और जब तारीख पढ़ेंगे कि कॉलोनियल पावर जो है कहाँ कहाँ किधर गए, तो आप देखेंगे कि इधर ही के लोग गए, चाहे वो अमेरिका के हैं या फिर जो है वास्को डी गामा इधर आया है, तो ये पुर्तगाली लोग थे, स्पेनिश लोग थे जो अमेरिका का खोज के शुरू में। और इन दोनों ने पूरे जो है अमेरिका को जो है, ये लैटिन अमेरिका को जो है गुलाम बना लिया था। 4 ममालिक ने पूरे अमेरिका को गुलाम बनाया है, लेकिन उसमें मेजर पार्ट जो था वो समझिए कि पुर्तगाल का था और स्पेन का था। और सबसे ज़्यादा तो स्पेन का था, पुर्तगाल का कम था। क्यों कम था मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर कनाडा वगैरह में जो है समझ जाइए कि फ्रांस का था, और इधर सब में जो है समझ जाइए कि इसका था, यूके का था, ब्रिटिश का था। और इधर पूरा जो है ये तो ऊपर जो है समझिए कि नॉर्थ अमेरिका में। लेकिन ये तो बहुत बाद में आए हैं। इससे पहले जो शुरू में आए थे तो वो स्पेन और पुर्तगाल वाले आए थे। तो आपस में ये जब लड़ने लगे तो इन लोगों ने बांट लिया आपस में कि लड़ने की ज़रूरत नहीं है, देखो भाई ये ऐसे हम लोग जो है लकीर खींच देते हैं, ठीक है। तो इधर मैं कॉलोनी बनाऊंगा और इधर आप कॉलोनी बनाएंगे। तो इधर से कॉलोनी ये है कि इधर ब्राज़ील वगैरह, इसीलिए आप देखेंगे कि पुर्तगीज़ लोग ज़्यादा हैं, आप ये ज़बान भी यही बोलते हैं। तो इधर तुम ले लो और ये कोस्टल एरिया वगैरह भी ले लो तुम, और फिर इधर भी चले आओ तुम। तो ये समझे कि ये इधर वाला हमें दे दो और इधर वाला सब तुम ले लो। इसीलिए देखिए पुर्तगाली वगैरह जो सबसे पहले अपने वास्को डी गामा हम लोग के यहाँ आए। तो इस तरह से तो ये पूरे में जो है चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, ये सब में जो है स्पेनिश वगैरह सब पूरे में आ गए थे। फिर बाद में जो है समझिए कि बरतानिया वाले आए और यहाँ पे कॉलोनी बनाया, फिर फ्रांस वाले आए तो इधर भी कनाडा वगैरह में कॉलोनी बनाए। तो 4 ममालिक की हुकूमत थी पूरे अमेरिका कॉन्टिनेंट में, लेकिन सबसे बड़ी कॉलोनी थी तो वो स्पेन की थी, और उसके बाद पुर्तगाल की थी, फिर जो है ब्रिटिश की थी और फ्रांस वगैरह की थी, कम बेशी ज़्यादा ये वो। लेकिन क्या हुआ कि स्पेन और पुर्तगाल वाले जो है वो कोलैप्स कर गए, ये असल बात बताने की है। और इसके जगह पे जो है 2 सुपर पावर आ गए और उनकी आपस में लड़ाई रही, और वो कौन आ गए, बरतानिया और फ्रांस। वरना समझिए कि 15वीं सदी में और 16वीं सदी में इनका गलगला था, स्पेन का और पुर्तगाल। अब इनका क्यों गलगला था, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान थे। अब मुसलमानों में आप जानते हैं कि रिसर्च के जो है उभारा जाता था, इन समा वल बसर वल फाद कुल्लु ला काना मसूला, खोल आंख, ज़मीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, टैलेंट को निखारो, देखो दुनिया में, अफला यसीरु फिल अर्ज़, ज़मीन में घूमते फिरते क्यों नहीं, देखो क्या पड़े वो। तो इसके वजह से डेयरिंग आया एकदम, तो ये लोग निकले। लेकिन फिर धीरे धीरे ये 100-200 साल के बाद जो कोलैप्स हो गया, और यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया। उसके वजह से क्या हुआ कि ये लोग आगे निकल गया, इन लोगों को हरा दिया। वजह क्या थी, वजह ये थी कि इन लोगों की तरक्की क्या थी कि ये लोग सिर्फ जो है बाहर दुनिया निकले, कश्ती थोड़ी सी जो है अभी इंडस्ट्री के जो है याद हुआ, थोड़ी सी तरक्की हुई और ये लोग निकले। तो इधर इंडिया इनको मिल गया, इधर जो ये सब मिल गया। अब यहाँ पर आदिवासी लोग जो है, कम पढ़े लिखे लोग, खेती बाड़ी करने वाले, ज़मीन है।
तो अब इनको क्या मिल गया कि ज़मीन बहुत ज़्यादा मिल गई और यहाँ के लोग जो है मज़दूर बहुत मिल गए। अब बस ये डंडा लेकर के पहुँच गए और फिर खेती कराने लगे। तो ख़ास तौर से यहाँ पर जो है शुगर केन, रुई वगैरह उगवाने लगे। अब यहाँ पर जो है इंडस्ट्री वगैरह लगनी शुरू हुई थी, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन शुरू हो गया था। तो अब ये क्या करते थे कि इनको जो है मज़दूर कम पड़ता था तो ये अफ्रीका से ले आते थे। अफ्रीका से मज़दूर लेकर, गुलाम लेकर पहुँचते थे, यहाँ के खेतों में शुगर केन में खेती कराते थे और फिर शुगर के जो है चीनी बनाने के लिए यहाँ पे ले आते थे फैक्ट्री में। फिर ऐसे ही जो है ऐसे चलता था, ऐसे ट्रेंगल। लेकिन ये कब तक चलेगा? इसके वजह से, इस ट्रेंगल के वजह से पुर्तगाली और स्पेनिश के पास पैसा बहुत आ गया। जैसे आप देखें ना कि सऊदी गल्फ कंट्रीज वाले के पास तेल निकलने की वजह से पैसा बेतहा आ गया। तो अब कोई रिसर्च करेंगे, वो पढ़ाई करेंगे कि ऐश करेंगे? ऐश का अभी आपको ये हुआ कि अरे दुनिया तो सोलर एनर्जी पे जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रही है, ग्रीन एनर्जी पे जा रही है, हमारा क्या होगा? तो आप जो है नाच गाना करो, टूरिस्ट को बुलाओ, ये करो वो करो। यही हाल जो है स्पेन और पुर्तगाल का हुआ कि इनको जो पैसा आने लगा कि इधर से जो है गुलाम लाते थे, इधर से खेतों में जो है गन्ना उगवाते थे और इधर से जो है शुगर बनाते थे। इससे जो पैसा आता था तो लेविश लाइफ गुजारते थे। अब फिर जो है और भी जगह जो है अपना पाँव फैलाते थे। इसी बीच में मामला क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, उस पर ज़्यादा ध्यान दे दिया यूके, फ्रांस वगैरह ने। तो अब इसमें जो है ये आगे निकल गए फैक्ट्री वगैरह बनाने में। लिहाजा ये जो है ये ज़मीन वाला जो है फ्यूडल सिस्टम ख़त्म होकर के जो है इंडस्ट्रियल दौर आ गया। लिहाजा ये इनको आप पूछने वाला ही नहीं रह गया। तो ये अपने आप ही कोलैप्स कर गए, अपनी मौत मर गए समझिए। जैसे अभी अगर सऊदी वाले सब कुछ ना करें तो अपनी मौत मर जाएंगे। पूरी दुनिया की गाड़ियाँ अगर जो है बिजली पे शिफ्ट हो जाए, सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो जाए, तो तेल को कौन पूछेगा? इसीलिए पैनिक में है। तो फिर समझिए कि इन लोगों का दौर आया। अब ये दोनों जो है कॉलोनी बनाना शुरू किए। तो आप देखिए कि अमेरिका में भी ये लोग घुस गए, तो ये भी अमेरिका में घुस गया, तो ये भी जो है इंडिया आ गया, तो ये भी इंडिया आ गया, तो ये पूरे जो है घुस। चाइना भी, ये भी गया तो चाइना ये भी गया। अब इन लोगों की कॉलोनी इतनी हो गई कि समझिए कि पुर्तगाली को मार मार के भगा दी इंडिया वगैरह से, स्पेन वगैरह को, सबको। अब ये दोनों आपस में लड़ने लगे कि बड़ा कौन है। तो इन लोगों की जंग चली समझ जाइए 1800, समझ जाइए 1700, 7 ईयर्स वॉर जो है 1754 से 1763 तक शायद, ये 7 ईयर वॉर जो कहलाता है 1763। इस मामले में जो है दोनों जो है कोलैप्स कर गए। जीत तो हुई बहरहाल, जो यूके की, फ्रांस हार गया, लेकिन इसमें जो है लड़ते लड़ते जो दोनों कमज़ोर पड़ गए। और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके फिर जो है इन लोगों ने अमेरिका में जो कॉलोनी थी बरतानिया की 13 कॉलोनी, वो लोग फ्रीडम स्ट्रगल शुरू कर दिए। और ये समझ जाइए कि 1763 जैसे ये जो है ख़त्म हुआ है, तो यहाँ से इन लोगों का फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो गया। क्योंकि इसको जो है जंग में खर्च बहुत आ गया था, तो अब ज़्यादा टैक्स कहाँ से आए? तो अमेरिका पर जो है दबाव डालते थे कॉलोनी पे, ज़्यादा टैक्स दो, ज़्यादा टैक्स दो। ये लोग अंगड़ाई लेने लगे। तो 1763 से लेकर के 1783 तक ये समझिए इन लोगों की जो है फ्रीडम स्ट्रगल चला है और इन लोगों को जो है आज़ादी देनी पड़ी। और ख़ास तौर से इन लोगों का जो तारीख़ी दिन है वो 1776 है, जब इन लोगों ने जो है ऐलान कर दिया कि अब 4 जुलाई 1776 का हमारा मुल्क ही आज़ाद हो गया, अब तुम जब छोड़ो। तो यहाँ से फिर समझिए कि इन लोगों का जो है जवाल शुरू हुआ। अब ये जो है समझिए कि इधर नया आइडिया आना शुरू हुआ। इंडस्ट्री के बेस पर इन लोगों ने तरक्की किया, लेकिन इंडस्ट्री की वजह से जो मसाइल आए मजदूरों के, उसको टैकल करने की कोशिश जो है रशिया, यूएसएसआर ने किया। कार्ल मार्क्स वगैरह ने नज़रिया देना शुरू किया। और सरमायाकारों के जो है हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका खड़ा हुआ। तो ये दोनों फिर समझिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये हुआ। बल्कि अगर एग्जैक्ट मैं बात करूं तो आपको थोड़ा और भी बताता हूं। आज लग रहा मूड बना हुआ आप लोगों का भी। ये यूके और फ्रांस जब थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है आपस में लड़ते लड़ते, और इंडस्ट्री की थोड़ा और जो है तरक्की हुई है और वेपन वगैरह पर ज़्यादा ध्यान होने लगा है, तो इसमें से जो है 2 बड़ी ताकतें खड़ी हो गई। और वो 2 बड़ी ताकतें थी जर्मनी और इटली।
ये जर्मनी 300 टुकड़ों में बटा हुआ था, इटली भी जो कई टुकड़ों में बटा हुआ था। इन लोगों का यूनिफिकेशन हो गया, जर्मनी का जो है यूनिफिकेशन हुआ। ऑटोमान बिस्मार्क, ये समझिए कि 1870 के करीब जो है इसने जो है पूरे जो है को मिला करके एक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बनाया। इस पर कभी वीडियो बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह। और इधर इटली को भी जो है यूनिफिकेशन किया 1960 के दहाई में। तो दो बड़ा मुल्क इमर्ज हुआ। अब ये नए नए ताज़ा ताज़ा मुल्क थे। अब ये बोले कि जो है तुम लोग कॉलोनी बनाओगे तो हम भी कॉलोनी बनाएंगे। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर है, ये असल में जो जंग है कि किसकी कॉलोनी कहाँ पे रहेगी, बांटो इसको। तो आप देखिए कि ये जो है स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, इसके लिए इन लोगों ने मीटिंग भी की है, बर्लिन ही में की है 1885 में। 84-85 जो है 2 साल चले समझिए। तो ये हम लोग का कांग्रेस बना 1885 में, और ये यहाँ पर बर्लिन में ये लोग बैठे यहाँ पे। तो 14 ममालिक बैठे इसमें, अफ्रीका को कैसे बांटना, तुम्हारा कौन सा इलाका रहेगा, हमारा कौन सा रहेगा, ये वो। लेकिन कागज पे बांट दिए, लेकिन अंदर से लड़ाई जारी सारी रही। बिल आखिर ये जर्मनी वाले ताज़ा दम थे, उसने कहा कि जंग छेड़ देते हैं। तो लिहाजा उसने पहला ट्राई मारे। तो 1914 से लेकर के 1918 तक, लेकिन हार गए। लेकिन जर्मनी में इतना एनर्जी था कि आप समझ जाइए कि हारने के बाद भी, ये देखिए यूएस समझिए कि हमारा जो खिलाफत उस्मानिया जो है दोबारा नहीं खड़ा हो पाया, सिर्फ तुर्की जो है थोड़ा सा अंगड़ाई ले पाया। और जर्मनी जो है फिर 30 साल के बाद मेहनत करके फिर खड़ा हो गया। वो समझिए फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो उसी का कंटिन्यूशन है। जैसे टेस्ट मैच रहता है ना, ये पहली इनिंग दूसरी इनिंग, तो ये टेस्ट मैच था। 4-4 साल जंग चल रहे, वो 6-6 साल जंग चल रहे। तो वो फिर का सेकंड इनिंग फिर थोड़ा हम ताज़ा दम जो है जी मुम करके आते हैं, फिर करेंगे। तो फिर दोबारा ट्राई मारा और जो है हिटलर की क़यादत में किया 1939 से लेकर के 1945 तक। और उसके बाद जो है इसको भी जब रगड़ा दे दिया गया, जर्मनी भी हार गया, इटली भी हार गया, जापान भी हार गया। तो ये समझिए कि सुपर पावर का अब ये ख्वाब देख रहा था कि अगर ये जो यूके का जहाज डूब रहा, फ्रांस का जहाज डूब रहा, तो अब क़यादत कौन करेगा, जर्मन रेस। और इधर इटली वाला कर रहा था रोमन अंपायर, उसको क्यों भूल जा रहे हो तुम लोग। अच्छा ठीक है तुम्हारा भी तो। उधर वो जापान वाला कह रहा था कि भाई एशिया वाले कम है क्या, इस्लाम आने से पहले एशियाई का दौर था। तो वो कह रहा था। अब जब ये इसको कोलैप्स कर दिया गया तो फिर समझिए कि सुपर पावर की लड़ाई जो है फिर इसमें शुरू हो गई, यूएसए और यूएसएसआर। क्योंकि रशिया भी कहा भाई हमारी भी तो तारीख है, जार की हुकूमत, कैथरीन द ग्रेट, आइवन द ग्रेट, पीटर द ग्रेट, ये सब भूल जा रहे हो क्या। तो हम भी तो वो जो समझे डीएनए में तो वो है ही। तो इन दोनों की लड़ाई हुई, समझिए कि 40-50 साल में ये बेचारे हार गए। अब हार के कारण तो मोटे मोटे मैं बता दिया कि चाइना से लड़ गए। और कम्युनिज्म के फैलने के जो है वजूहात ये है कि मजदूर जो है वो वायलेंट भी हो जाते हैं, लेकिन मजदूर जो है वो ज़्यादा दिन तक मैदान में टिकते नहीं, वो हटाक से जो है टू एंड डाई करके मामला हो। और कम्युनिज्म का और भी ख़राबी हो, कभी बाद में बात करेंगे। बिल आखिर ये हार गए और यूएसए से जीत गया। अब यह है कि यूएसए कह रहा है कि हमको थ्रेट मिल रहा चाइना से, लिहाजा हमारा जो वाइस कैप्टन है ये रोल नहीं निभा रहा। तो मेरे हिसाब से जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है कह रहा है कि हमको वाइस कैप्टन चेंज करना पड़ेगा और इसके बजाय डर्टी बॉय को लाना पड़ेगा। क्योंकि सीधा सीधा काम हुआ, मैच चला ना, तो फिर चाइना जीत जाएगा। क्योंकि इसके पास फैक्ट्री है, वसाइल है और जो है सब चीज़ें। ये समझिए कि ये पूरा दे रहा है इसको। अब इसके बाद भी जो समझिए कि अमेरिका का भी सवाल तय है, तो इसके बाद कौन बन सकता है। तो मेरे हिसाब से जो है अमेरिका के बाद जो नंबर आ रहा है सुपर पावर बनने का वो चाइना है। और चाइना के साथ कौन होगा, दो का जोड़ा मैं बताया ना, स्पेन, पुर्तगाल, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूएसए, यूएसएसआर। अब अगर कोलैप्स होगा तो दो कौन आएगा, तो मेरे हिसाब से जो चाइना और इंडिया है। बस ये है कि इन दोनों को कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा जो है दोस्ती करनी पड़ेगी। बस जिस रोज दोस्ती हुआ 10 साल के अंदर में एशिया का दौर शुरू हो जाए।
10 साल बहुत ज़्यादा, मैं बहुत फराख दिली का मुजाहरा कर रहा हूँ। 5 साल भी नहीं टिके, अमेरिका नहीं टिकने वाला। तो अब ये देखें कि ये दोनों करते या नहीं करते हैं। इन दोनों के बाद क्या आएगा बाद में बताएंगे इंशाल्लाह। ये मेरा असेसमेंट है, आपका क्या बताइए। तो आज स्पेशल वीडियो हो गई, माफ़ कर दीजिएगा, लंबी हो गई। जज़ाकल्लाह।